अमर का एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में अमर की पत्नी महक और 6 वर्ष का बेटा लक्ष्य था। अमर के पिताजी प्रताप शेरगिल ने अपने प्रयासों से एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य स्थापित किया था। अमर ने घर पर ही एक आधुनिक जिम बना रखा था जिसमें वो रोज़ाना 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करता था। उसके बड़े हो जाने पर प्रताप शेरगिल ने उसका विवाह बड़े धूमधाम से विवेक राजदान की सुपुत्री महक से कर दिया। उन्होंने अमर को शेरगिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का एमडी बना दिया और ऑफिस में अपने से भी शानदार केबिन में उसके बैठने की व्यवस्था करा दी। अमर के सुझाव पर उन्होंने जापानी कोलैबोरेशन से टीवी, मोबाइल और अन्य गैजेट की एक इंडस्ट्री अपने पोते के नाम पर लक्ष्य इंडस्ट्री की स्थापना की। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी प्रताप शेरगिल बहुत परेशान और चिंतित रहते थे। उन्हें रातों में ठीक से नींद भी नहीं आती थी। अमर जब उनसे पूछता, डैडी, आपकी परेशानी का क्या कारण है? तो वो अक्सर उसे टाल देते या ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते कि कुछ नहीं बेटा, बस इंडस्ट्रीज़ की चिंता लगी रहती है। उन्होंने कभी अमर को असली वजह नहीं बताई। फिर एक दिन शाम के वॉक पे निकले प्रताप शेरगिल बांद्रा वर्ली सीलिंग पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर आसमान को निहारते रहे। अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को जैसे इस ढलते सूरज के साथ जीने लगे। सब याद आ रहा था, अपनी शादी, अमर का जन्म, उनके पोते का जन्म। इन सब सुख के पलों को याद करते करते उनकी आंखें छलक उठी। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और नीचे बहते समुद्र को देखने लगे। और फिर उन्होंने बांद्रा वर्ली सीलिंग से कूदकर अपनी जान दी थी। अगले दिन अपने पिता का मृत शरीर देखते हुए अमर को लगा कि उसके अंदर कुछ खत्म हो गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके पिता ही हैं। हंसते बोलते जीवन से भरे उसके पिता कैसे अपना जीवन ख़त्म कर सकते हैं। अभी कितना कुछ तो उन्हें साथ में करना था। अमर को सफल होते हुए देखना था, लक्ष्य को कॉलेज जाते हुए देखना था, साथ यूरोप घूमने जाना था। कैसे उसे छोड़कर चले गए पिताजी। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ, ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जो उन्हें आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। उंगली अमर और महक पर भी उठी, पर अमर उन्हें कैसे बताता कि पिता पुत्र के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और घाव बढ़ते गए। अब इस घटना को 1 वर्ष हो गया था। अमर को लगा जैसे जीवन पुनः पटरी पर आने लगा है। महक और लक्ष्य भी गम भुलाकर नॉर्मल होने लगे थे। कर्मचारी के सुझाव पर अमर ने 1 महीने के लिए यूरोप और अमेरिका घूमने का निश्चय किया। अमर, महक और लक्ष्य पूरे उत्साह के साथ विदेश टूर के लिए निकल ही रहे थे कि एयरपोर्ट पर अमर को एक फ़ोन आया। अमर ने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। बहुत मस्ती ले ली, अब काम की बातें सुनो। अमर ने ये सोचकर कि कोई उससे मजाक कर रहा है, कमाल है, स्वर्ग में भी इंटरनेट की फैसिलिटी है, कहकर अमर ने फ़ोन काट दिया और सिम निकालकर विदेशी सिम फ़ोन में लगा दिया। महीना भर तीनों ने खूब एंजॉय किया। वो लोग स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका घूमे। अमेरिका में उन्होंने डिज्नीलैंड, न्यूयॉर्क, नाइग्रा फॉल्स, तमाम पिकनिक स्पॉट देखे। लक्ष्य ने डिज्नीलैंड में खूब एंजॉय किया। 1 महीना 5 दिन बाद ये लोग हिंदुस्तान आ गए। अमर ने जनरल मैनेजर और अन्य अधिकारियों से बात की। सभी ने बताया, सर आपकी अनुपस्थिति में कार्य भली भांति चल रहा था, किसी भी तरह की कोई विशेष परेशानी नहीं आई। कुछ दिनों बाद 10 बजे एक फ़ोन आया। वही भारी आवाज़ ने अमर से कहा, लौट आए फॉरेन ट्रिप से, अब ध्यान से सुनो और फोन काटने की गलती मत करना। मेरी आवाज़ सुनकर तुम्हारे डैडी की सांसें रुक जाती। वो हर महीने हमें 1 करोड़ रुपए दिया करते। उनके मरने के बाद हमारा अकाउंट बंद पड़ा है। हमें बहुत नुकसान हो रहा है और नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं। इसलिए कल का कल तुम होटल डी रोज आकर मेरे आदमी से अपने अकाउंट सेटल कर लो। तुम्हारे अंदर जवानी का खून है, लेकिन मेरा तुम्हें मशवरा है, पुलिस में जाने की भूल मत करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फ़ोन कॉल सुनकर अमर के चेहरे पर पसीना आने लगा। थोड़ा घबराते हुए उसने पूछा, कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है, तुम्हारे लिए संजीवनी है। हम इतने खतरनाक हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? हमारा आदमी हर विदेशी लोकेशन पर तुम्हारी निगरानी कर रहा था। हम जानते हैं कि तुम अमेरिका में
होटल मैरिटन के लग्जरी सूट नंबर 232 में ठहरे थे। दिनांक 14 को तुम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गए थे। 15 को तुम लोगों ने ट्विन टावर, वॉल स्ट्रीट और म्यूजियम देखा। 18 से 20 तारीख तक तुम लोग नियाग्रा फॉल्स देखने गए थे। कहने का मतलब ये है कि तुम लोग हर जगह हमारे निशाने पर थे। हम जहाँ चाहते तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे की जीवन लीला खत्म कर सकते थे, लेकिन कहावत है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जल्दी ही मारा नहीं जाता। तुम कल होटल डिरोस आ रहे हो ना? कल नहीं, कम से कम मुझे सोचने समझने के लिए 1 हफ्ते का समय दो। डैडी किस फंड से तुम्हें इतनी भारी रकम देते थे, मुझे यह तो जान लेने दो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? ठीक है, हम रहम खाकर तुम्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं, लेकिन कोई चालाकी या पुलिस में रिपोर्टिंग करने की गलती न करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। अभी नाम जानकर क्या करोगे? समय आने पर तुम्हें नाम भी बताया जाएगा। ये कहकर दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। फ़ोन का एक शब्द अमर के दिमाग में बेचैनी पैदा कर रहा था। अब तक उसके जीवन में एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया था जिसने उसे इतना विचलित और परेशान किया हो। अमर ने सोचा, क्या उसके पिताजी की आत्महत्या करने पर भी इन्हीं लोगों ने विवश किया था? क्या उसके पिताजी को भी ये लोग ब्लैकमेल करते थे, उनसे हफ्ता वसूली कर रहे थे? इस तरह के अनेकों विचार अमर के दिलो दिमाग में आ रहे थे। अमर ने शीशे की ओर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। परेशानी की रेखाएं उसके माथे पर सलवटें बना रही थीं। तभी महक मैंगो शेक का गिलास लेकर आ गई और अमर से बोली, अरे अभी तक ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुए? क्या बात है, कुछ परेशान से दिख रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं है। आज एक कंसाइनमेंट विदेश भेजना है, उसी के विषय में सोच रहा था। महक के जाने के बाद अमर बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहा। ब्लैकमेलिंग के विभिन्न पहलुओं पर सोच विचार करता रहा। सुबह को आए फ़ोन की रिकॉर्डिंग बार बार सुनता रहा। फिर कुछ विचार उसके मन में आया और वो ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाकर अमर ने जनरल मैनेजर महेंद्र शर्मा को अपने ऑफिस में बुलाया। शर्मा जी पिछले 30 साल से प्रताप इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे और मालिकों के भरोसेमंद थे। अमर ने ऑफिस के बाहर लगा लाल बल्ब जला दिया ताकि कोई अंदर ना आए। अमर ने कहा, शर्मा अंकल, अब जो बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो हमारे और आपके बीच में ही रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं उसका घर पे भी जिक्र नहीं करूँगा। बताइए क्या पूछना है आपको? शर्मा अंकल, ये बताइए, क्या डैडी अधिकारियों को जो रिश्वत देते थे उसका जिक्र अकाउंट्स बुक में किया जाता था, या कोई ऐसा अकाउंट भी था जिसका जिक्र वो किसी से नहीं करते थे? सर, जो अधिकारी को रिश्वत दी जाती थी उसे अकाउंट बुक में मेंटेनेंस अलाउंस में डाला जाता था, पर एक उनका पर्सनल अकाउंट था जिसे वो किसी को भी नहीं दिखाते थे। उसमें वो फिलामेंट की खरीद दिखाते थे। लेकिन सर, कमाल की बात यह है कि कभी फिलामेंट कंपनी में आता ही नहीं था। मैंने उनसे एक बार पूछा भी तो उन्होंने कहा, जाने दीजिए, आप जानकर क्या करेंगे, बस इतना जान लीजिए कंपनी को शांति और सुचारू रूप से चलाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। क्या वह अकाउंट बुक आपके पास में है और क्या मैं उसे देख सकता हूँ? अकाउंट बुक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो किताबों में डाला जाता था वो अमाउंट 1 से 5 करोड़ लगभग मंथली हो जाता था। इसके कारण सर कंपनी की ग्रोथ भी सही से नहीं हो पा रही थी। ठीक है अंकल, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर ने पिताजी के ऑफिस में जाकर बहुत ध्यान से ऐसी कोई अकाउंट बुक तलाश की। काफ़ी तलाश करने पर उसे उनके शेल्फ से एक अकाउंट बुक मिली जिसमें मोनोफिलामेंट की खरीद पर कई 100 करोड़ की एंट्री थी। अमर को अपने पिता की आत्महत्या करने का ठोस प्रमाण मिल गया था। वो सोचने लगा कैसे उन जालिमों ने उसके पिता को नोच नोच कर खाया है। उन ब्लैकमेलर्स के प्रति अमर के दिल में बहुत अधिक घृणा और नफरत हो गई। वो बहुत टाइम तक अपने पिताजी को याद करके दुखी सा बैठा रहा। फिर कुछ सोचकर अमर थाने चला गया। थाने के सिपाही को जब पता चला कि अमर प्रताप और लक्ष्य इंडस्ट्रीज़ का मालिक है तो उसने अमर को सैल्यूट किया और अंदर जाकर अधिकारी को बताया। अधिकारी ने परवाह न करते हुए सिपाही से कहा, उन्हें बाहर ही बैठे रहने दो, जब टाइम मिलेगा तो उन्हें अंदर बुलाया जाएगा। काफ़ी देर बाद अमर ने कैबिन में झाँक कर देखा। इंस्पेक्टर मजे से मेज़ पर पाँव रखकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। तकरीबन आधा घंटा बाद इंस्पेक्टर ने अमर को अपने केबिन में बुलाया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आधा घंटा हो गया इंतज़ार करते हुए। तो क्या हो गया? ये वक्त सब मोह माया है, मनुष्य नश्वर है, अकाट्य, वक्त से परे। खैर,
ज़रूरी बात बताइए, मुझे और भी काम है। कैसे रास्ता भूल गए? आप जैसे बड़े लोगों का तो इस कैबिन में दम घुटता होगा, यहाँ तो एसी भी नहीं है। अमर इंस्पेक्टर के कटाक्ष को समझ रहा था। नहीं सर, कोई बात नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ। वैसे तो आप लोग कभी आते नहीं हैं, जब कोई समस्या पड़ती है तभी हमें याद करते हैं। अच्छा सुनाइए, क्या समस्या है आपकी? मेरे पास समय बहुत कम है, राउंड पर जाना है। अमर ने इंस्पेक्टर को ब्लैकमेलर के साथ हुई वार्ता का टेप सुनाया। शायद यह लोग मेरे डैडी को भी ब्लैकमेल करते थे, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ब्लैकमेलर्स के खिलाफ एक्शन लें। किसके खिलाफ एक्शन लूं? नाम तो बताइए, एड्रेस बताइए। सर, नाम तो उन्होंने नहीं बताया। तो क्या आप हमें अलादीन का चिराग समझते हैं? घर जाइए, अगली बार जब उसका फ़ोन आए तो उससे नाम और एड्रेस पूछ लीजिएगा। अब हम जादूगर तो हैं नहीं ना, जो जादू से उसका नाम और पता मालूम कर लेंगे। आप लोगों की यही एक कहानी है। हम लोगों को छोटा आदमी समझकर कभी मिलना तो दूर, कभी फ़ोन पर बात भी नहीं करते। अभी उस ब्लैकमेलर को आप हंसते हंसते 1 करोड़ रुपया का चढ़ावा दे देंगे, लेकिन अगर हम कहें कि 1 लाख रुपए हमारे वेलफेयर फंड में डाल दीजिए तो आपकी ज़ुबान पर ताला लग जाएगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अब से मैं आप लोग का पूरा ध्यान रखूँगा। आप उस ब्लैकमेलर के खिलाफ कार्रवाई तो कीजिए। मिस्टर अमर, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आप जाइए, अभी तो मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। ये कहकर वो इंस्पेक्टर जीप लेकर राउंड पर निकल गया। उस रोज़ अमर पुलिस के उच्च अधिकारी से मिला, लेकिन उनका जवाब भी निराशाजनक ही था। ठीक है तो कह रहा है हमारा इंस्पेक्टर, हमें तो भूल ही जाइए। आपको कम से कम थाना लेवल पर तो अपना लाइसेंस बनाकर रखना चाहिए था। मैं यहाँ पर 5 साल से अधिकारी हूँ, लेकिन आप तो क्या, आपके पिताजी भी कभी हमसे मिलने नहीं आए। जब आप लोगों को काम पड़ता है तो चले आते हैं मुँह उठाकर। खैर अब जाइए, मैं इंस्पेक्टर से बोल दूंगा कि वो आपकी जितनी हो सके मदद करेगा। निराश और हताश होकर अमर उनके ऑफिस से बाहर निकल आया। वो जब घर जा रहा था तो उसने महसूस किया कि कुछ काले रंग की गाड़ियाँ उसका पीछा कर रही हैं। अमर ने स्पीड और बढ़ा दी। पीछा कर रही गाड़ियों ने भी स्पीड बढ़ा दी। अमर की गाड़ी को पिछाड़ने का प्रयास करने लगी। एक कार अमर की कार के बिल्कुल बगल में आ गई। कार का शीशा खोलकर एक बदमाश ने AK-47 दिखाकर अमर को कार रोकने का इशारा किया। अमर के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वो बहुत डर गया था। उधर वो बदमाश चीख रहा था, कार रोक दो नहीं तो गोलियों से भून दूंगा। अमर ने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। उस बदमाश ने अमर की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। घबराकर अमर ने कार को रोक दिया। पीछे वाली गाड़ी बुरी तरह से अमर की कार से टकराई। बदमाश तेजी से बाहर निकला और उन्होंने अमर की गाड़ी को घेर लिया। एक बदमाश चीखा, कार से बाहर निकल। अमर के पास अब उनकी बात मानने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं बचा था। वो कार से बाहर निकल आया। उन लोगों ने काले कपड़े से अमर की आंख को पूरी तरह से बंद कर दिया और एक कार की पिछली सीट पर धक्का देकर बिठा दिया। आधे घंटे तक वो लोग अपनी कार चलाते रहे और अमर को एक सुनसान स्थान पर ले आए। अमर ने उन लोगों से पूछा, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चुपचाप बैठे रहो। आधे घंटे बाद उन लोगों ने कार रोकी और अमर को धकेलते हुए बड़े से हॉल में ले आए और एक कुर्सी पर बिठा दिया और अच्छी तरह से उसे बांध दिया। थोड़ी देर में वहाँ एक आवाज़ गूंजी, इसकी आंखों पर से पट्टी हटा दो। अमर ने देखा उस कमरे में काफ़ी अंधेरा था। लोगों के चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। अमर से 10 गज की दूरी पर एक आराम कुर्सी पर एक खूंखार आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने भयानक आवाज़ में कहा, तुझे शायद हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अमर ने इस आवाज़ को पहचान लिया था। ये उसी आदमी की आवाज़ थी जिसका फ़ोन उसे आया था। मैंने आपसे एक हफ्ते का समय मांगा था, जो आपने मुझे दे दिया था। समय हमने थाने और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में हमारी शिकायत करने के लिए नहीं दिया था। अगर मेरा आदेश होता तो मेरे आदमी तुम्हारे रास्ते में ही चीथड़े उड़ा देते हैं। तुम क्या समझते हो, थाना और पुलिस कमिश्नर का ऑफिस हमारी पहुंच से दूर है? तुम्हारी शिकायत का एक एक शब्द उन लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया, इसका पूरा ब्यौरा मेरे पास है। मुझे अब 1 करोड़ नहीं
पूरे 5 करोड़ चाहिए। बोलो, तुम्हें मंजूर है या मैं अपने आदमियों को तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करने का आदेश कर दूं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे सकता हूँ। सर, ये तो बहुत कम समय है। मैंने तो अभी कुछ ही समय से इंडस्ट्री का काम देखना शुरू किया है। मुझे कम से कम 2 सप्ताह का मौका तो दीजिए। ऐसे ही बहाने तुम्हारा बाप बना था, साले को इसी कुर्सी पर बिठाकर पीटा था, मुंह पे कस कस के थप्पड़ मारे, फिर भी साला बुढ़ा माना नहीं। इतना जलील किया साले को, बेल्ट से मारा, मुंह पे थूका, साला कायरों की तरह रोने लगा। खैर, इसके 2 दिन बाद हमें पता चला कि साले कायर ने पैसे देने की जगह समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली है। अपने पिताजी की आत्महत्या की असली वजह जानकर अमर तड़प गया। वो सोचने लगा कि उसके पिताजी ने कितना सहा होगा। अपनी खुददारी को अपना जीवन समझने वाले वो देवता समान आदमी अंदर से कितना टूट गया होगा जब इन लोगों ने उन्हें इतना जलील किया। क्रोध से अमर की मुट्ठियाँ भिज गईं और उसने मन ही मन निर्णय किया कि वो इन दुष्टों को एक पैसा भी नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अच्छी तरह से कुर्सी से बंधा होने के कारण वो इतने क्रोध में भी हिल नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। अमर के सामने बैठे उस बदमाश ने फिर अपने आदमियों से कहा, इसे 5 करोड़ मिना फिलामेंट सप्लाई का बिल दे दो और इसे इसके ऑफिस के आसपास कहीं छोड़ दो। सुन ले अमर, शुक्रवार तक की मोहलत दी है मैंने तुझे। अब तो खुद चुन लेना, 5 करोड़ या अपनी मौत। उन बदमाशों ने अमर को उसके ऑफिस के पास छोड़ दिया। अमर उन पंछियों के बारे में सोचने लगा जिन्हें पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अभी 5 मिनट पहले तक अमर वैसा ही महसूस कर रहा था जैसे बेसहारा असहाय पंछी। उसका मन किया कि वो दुनिया भर के तमाम पंछियों को पिंजरे की कैद से आज़ाद कर दे। वो बिना अपने किसी कर्मचारी से बात किए अपने डैडी के ऑफिस आ गया। उसने फिर से अपने डैडी की डायरी निकाली और ध्यान से उसका एक एक पेज पढ़ने लगा। एक जगह लिखा था, राक्षस तेजा, भगवान तुझे नरक में भी जगह नहीं देगा। तूने हमारे खुशहाल जीवन को नरक से भी बदतर बना दिया है। अमर समझ गया कि ब्लैकमेलर का नाम तेजा है। उसी तस्वीर पर अमर ने लिखा, तेजा चाहे जो भी अंजाम हो, मैं तुझे 40 कौड़ी भी नहीं दूंगा। अमर ने अपने एक कर्मचारी जो दुनिया भर की जानकारी रखता था उसको अपने केबिन में बुलाया। बैठो धीरेन्द्र, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुंबई शहर में किसी तेजा नाम के व्यक्ति को जानते हो? तेजा का नाम सुनकर धीरेन्द्र के चेहरे का रंग उतर गया। वो डरते हुए बोला, सर इस महानगर में तेजा मौत का दूसरा नाम है। वो मुंबई का डॉन नंबर 1 है। लोग तो क्या, पुलिस प्रशासन भी उसके सामने डरता है। सैकड़ों कत्ल, न जाने कितने बलात्कार, डकैती, स्मगलिंग के केस उस पर दर्ज हैं। तो पर मजाल है कि कभी उस पर पुलिस प्रशासन ने हाथ भी रखा हो। सर वैसे आप उसके विषय में क्यों पूछ रहे हैं? अब इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस में आया हूँ तो मुझे जान लेना चाहिए कि किस किस से निकटता और किस किस से दूरी बनाकर रखना चाहिए। सर उसकी तो नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए हमारी इंडस्ट्रीज़ पर। वो जिस कंपनी पर अपनी नज़र डालता है उसे नेस्तनाबूद कर देता है, मिटा देता है। दर्जनों गुंडों को वो पालता है। वो बहुत ही खतरनाक और कमीना इंसान है सर। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे भी घर कुछ काम से जाना है। शर्मा जी से बोल देना कि मैं चला गया हूँ। अमर ये जान गया था कि उसका तेजा के साथ में कोई बराबरी नहीं है। एक इतने खतरनाक बाहुबली का मुकाबला वो नहीं कर सकता। अब उसके सामने 2 ही विकल्प थे, या तो तेजा को 5 करोड़ की फिरौती दे दे या उसका मुकाबला करे। दूसरे विकल्प में कोई बल नहीं था। वो गुंडे मवालियों से मुकाबला कैसे कर सकता है? फाइनली उसने अपने दिमाग में निश्चय किया कि उसे क्या करना है। अमर घंटों अपने बेटे लक्ष्य के साथ खेलता था और महक को भी खूब समय देता था। महक अमर में आए इस परिवर्तन को महसूस कर रही थी। वो अमर से पूछने लगी, क्या बात है अमर, आजकल हम लोगों को बहुत समय दे रहे हो और हर समय कुछ परेशान से लगते हो। देखो मुझसे कुछ छुपाओ मत, अगर कोई बात है तो कह डालो। कोई खास बात नहीं है महक। पहले तुम समय कम देने की शिकायत करती थी और अब समय दे रहा हूँ तब भी तुम्हें परेशानी है। नहीं नहीं, ये बात नहीं। तुम ऑफिस नहीं जाते हो, रात में भी जागे रहते हो, कुछ बात तो है।
जो अंदर ही अंदर तुम्हें सता रही है और तुम्हें खाए जा रही है? कुछ बात नहीं है महक। मैं अपने डैडी के विषय में सोचता हूँ तो लगता है ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एकदम से हमें छोड़कर चले गए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के लिए कुछ कर जाऊँ, तुम लोगों को मेरे बाद कोई आर्थिक समस्या ना आए। मैंने सिंगापुर में एक अपार्टमेंट ख़रीदा है और वहाँ के बैंक में अच्छा खासा अमाउंट जमा कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महीनों के लिए तुम लोग सिंगापुर चले जाओ। दरअसल मैं अपनी कंपनी का प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कंपनी को डिस्पोज ऑफ करके तुम लोग के पीछे मैं भी सिंगापुर आ जाऊँ। क्या करना है इतने पैसे का जो दिमाग को सुकून न दे पाए? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो आज? मैंने जिस समझ से विवाह किया था वो तो ऐसा ना था। ज़रूर कोई बात है जो तुम हम लोग से छिपा रहे हो। ऐसी बातें तो भगोड़े लोग क्या करते हैं। अरे ये इंडस्ट्रीज़ तो हमारी पहचान है। अगर ये इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी तो हमें कौन पूछेगा? लोग हमें पूछे या ना पूछें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? महक, मेरे दिलो दिमाग में हर पल हर वक्त एक अजीब सा खौफ समाया रहता है। मेरे बाद तुम लोग का क्या होगा? तुम क्या सोचती हो डैडी ने सुसाइड किया था? नहीं, वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। महक, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। हर महीने मुझसे 5 करोड़ मांग रहे हैं। आखिर कहाँ से लाऊंगा इतना रुपया? ये सब सुनकर महक भी बहुत चिंतित और घबरा गई। ऐसा करो, तुम लोग के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? पूरी कोशिश की थी महक, थाने और कमिश्नर ऑफिस तक रिपोर्ट की, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तुम ही बताओ, ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे? इसलिए मैं दिन रात खौफ के साए में जी रहा हूँ। सच तो ये है महक कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। अमर की बातें सुनकर महक की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय घर पर पत्थरों की बरसात होने लगी। खिड़कियों के शीशे टूट टूट कर गिरने लगे। महक और अमर सोफे की आड़ में चिपक कर बैठ गए। थोड़ी देर में शांति हो गई। महक ने कहा, ये लोग तो वाकई बहुत शातिर और खतरनाक है। इतने दिनों से आप अकेले इतना कुछ सह रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि लक्ष्य घर पर नहीं है। महक, इसी कारण तो मैं तुम लोग को हिंदुस्तान से दूर भेज देना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों में कुछ और पैसे का इंतजाम करके मैं भी तुम लोग के पास आ जाऊँगा। शायद ठीक कह रहे हो तुम। अपना फ़ोन देखो, काफ़ी देर से उसमें बेल आ रही है। अमर ने फ़ोन देखा। लॉक पर लिखा था शैतान। अमर ने फ़ोन पर उसके नंबर को इसी नाम से फीड किया था। अमर ने कांपते हाथों से फ़ोन को ऑन किया। हेलो। उधर से वही भारी आवाज़ आई। क्यों, डर गए क्या? अरे यह तो ट्रेलर है। परसों शुक्रवार है। तुम्हें दी गई डेडलाइन 5 करोड़ की तैयारी पूरी कर ली है ना? नहीं की है तो कर लेना, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे इकलौते बेटे का किडनैप, तुम्हारी सुंदर वाइफ के साथ बलात्कार, या तुम्हारे शरीर की छलनी, सोच लो। महक ने कहा, ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहले हम लोग बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जयंत के क्लिनिक पर चलते हैं। वो मेरे डैडी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। डॉक्टर जयंत ने अमर का अच्छी तरह से चेकअप करने के बाद अमर से तरह तरह के सवाल पूछे। क्या तुम्हें काम करने का दिल नहीं करता? क्या तुम्हें सभी से डर लगता है? क्या तुम्हारा सुसाइड करने का मन करता है? हर सवाल के जवाब में अमर ने एक ही जवाब दिया, नहीं तो। चेकअप के बाद डॉक्टर ने अलग से ले जाकर महक को बताया, लगता है हाल ही में इनके साथ कोई भयानक हादसा हुआ है जिससे अमर बहुत डरे हुए हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं। अभी तो शुरुआत है। आप मेरी दवाई इन्हें देना शुरू कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो अमर 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। आप इनको 1-2 दिन कहीं अकेले नहीं जाने दीजिएगा, ये सुसाइड कर सकते हैं। बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे अमर अपने ऑफिस में बैठा दीवार को घूर रहा था। न जाने क्यों उसे हर जगह एक अंधकार सा नज़र आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अंधेरे कुएं में फंसता चला जा रहा है और निकलने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे वक्त में उसे पिता की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी, उसका सिर सहलाने के लिए, उसे बताने के लिए कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो वहाँ नहीं थे, कोई नहीं था वहाँ उसके पास।
अमर को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि इस दर्द का अब एक ही उपाय है। वो गाड़ी लेकर सीधा बांद्रावली सीलिंग पहुंच गया। नीचे बहते अथाह पानी को निहारने लगा। उसे लगा कि ये जल उसे स्वीकार कर लेगा, उसे मुक्ति दे देगा। वो रेलिंग पर चढ़ने लगा अपनी ज़िंदगी का अंत करने के लिए। उधर घर पर महक बहुत परेशान हो गई। कई बार फ़ोन लगाने पर भी अमर फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने ऑफिस, अमर के दोस्तों और हर उस जगह पर फ़ोन किया जहां अमर जाता था, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। महक अनिश की संभावना से रोने लगी। इधर अमर ने एक लंबी सांस ली और समुद्र में कूदने लगा। तभी किसी ने उसे आवाज़ लगाई, अमर, अमर। अमर ने पीछे मुड़कर देखा। उसके बचपन का मित्र अभय प्रताप उसे आवाज़ दे रहा था और हॉर्न बजा रहा था। अभय ने पूछा, भाई तू यहाँ पुल के बीच बीच खड़ा होकर क्या करने जा रहा है? बात छुपाते हुए अमर ने कहा, कुछ नहीं यार, समुद्र को बीच से देख रहा था। झूठ मत बोल। तू बचपन से मुंबई में रहने वाला है और आज समुद्र को बीच में देखना चाह रहा है? बता क्या बात है। बचपन में न जाने कितनी बार तूने मेरी मदद की थी यार, कितनी मुसीबतों से मुझे बचाया था। तुझसे तो मुझे बुरे से बुरे वक्त में भी उम्मीद मिलती थी। आज तुझे परेशानी में देखकर कैसे छोड़ दूँ दोस्त? चेहरा आदमी का दर्पण होता है और तेरे चेहरे को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तू किसी भारी मुसीबत में फंसा हुआ है। बताना क्या बात है, क्यों मेरा दोस्त परेशान है? देख, तू जानता है मैं आर्मी में कर्नल हूँ। हम लोग किसी मुसीबत से जूझे बिना हार नहीं मानते। स्कूल के दिनों में जब मेरी किसी से लड़ाई होती थी तो हमेशा तू मेरा साथ देता था। आज मैं अपने यार का साथ नहीं छोड़ूंगा। अभय की बातें सुनकर अमर की आंखें छलक उठी। अमर ने शुरू से आखिर तक जो भी कुछ पिछले कुछ दिनों घटा था सब अमर को बता दिया। बस इतनी सी बात से डर गया मेरा यार? तुम आर्मी वाले हो, तुम क्या जानो डर क्या होता है। तुम्हारे पास तो हर वक्त राइफल होती है, जिसको चाहा उड़ा दिया। डर तब लगता है अभय प्रताप जब किसी बदमाश का धमकी भरा फ़ोन आता है। डर तब लगता है जब 10 बदमाश आपको AK-47 लिए अपने निशाने पर लेते हैं। डर तब लगता है जब आपकी आंखों में पट्टी बांधकर एक हॉल में कुर्सी से बांध दिया जाता है और आपको बदमाश चारों ओर से खतरनाक हथियार लिए घूरते रहते हैं। और जब आप घर में अपनी पत्नी के साथ हों और बाहर से आपके घर पर पत्थरों की बरसात हो रही हो, आपकी खिड़कियों के शीशे खन्न खन्न की आवाज़ करके टूट रहे हों, डर तब लगता है अभय प्रताप। इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। डर सबको लगता है, मुझे भी। जब रात को मशीन गन की तड़-तड़, टैंक से छूटते गोले, बम की भयानक आवाज़, लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है तो वो मंजर बहुत भयानक होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि डर के आगे जीत होती है। डरना बंद कर दो और डर को अपना हथियार बना लो। डर लगना अपने आप बंद हो जाएगा। और तुम तो बचपन से रेगुलर कसरत करते हो, जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हो, फिर अचानक डरने कैसे लगे? ज़रा सोचो, तुम करोड़ों के मालिक हो, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट तुमने अपनी सुरक्षा पर किया है मेरे हिसाब से बहुत कम है। मैं तुम्हें आर्मी सिक्योरिटी एजेंसी का बता दूंगा। एक से एक हथियारबंद सुरक्षा गार्ड तुम्हें मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं अपनी यूनिट के रिटायर हुए 3 कमांडो ऑफिसर दूंगा। तेजा की तो क्या हिम्मत है, वो तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे अपने जीवन की भीख मांगेगा। एक बात और है, जैसे उसने तुम्हारी कमज़ोर नसों पर हाथ रखा है, तुम भी उसकी कमज़ोरियाँ ढूंढो। अच्छा, एक बात सच सच बताना, जब तुम सुसाइड करने जा रहे थे तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था? दूर मुझे एक असहाय सी महिला और उसके साथ रोता बिलखता एक मासूम सा बच्चा। यानी तुम्हें महक और लक्ष्य दिखाई दे रहे थे। तो कैसे मेरे दोस्त तुम उन लोगों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से जा सकते हो? बोलो। अभय, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं वास्तव में भयंकर भूल करने जा रहा था। मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त। अब या तो मैं जिंदा बचूंगा या तेजा। अपने आप को बीच में मत लाओ, सकारात्मक सोच रखो। सोचो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो तेजा का। धन्यवाद मित्र अपनी इस सलाह का। चलो घर चलो, बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, महक को यह पता न चले कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। अगले दिन ही अमर ने पूरे घर में जगह जगह CCTV लगवा दिए और आर्मी सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके 4 गनमैन और 2 गार्ड भेजने का आदेश कर दिया।
शुक्रवार को 3 बजे जब अमर ने रकम तेजा तक नहीं पहुंचाई तो तेजा का अमर को फ़ोन आया, लेकिन अमर ने फ़ोन नहीं उठाया और साइलेंट पे कर दिया। इसके बाद तेजा ने कई बार उसे फ़ोन किया पर अमर ने फ़ोन नहीं उठाया। अगली सुबह 10 बजे जब महक एक धार्मिक फंक्शन अटेंड करने गई तो 3 नकाबपोश अचानक ही अमर के लिविंग रूम में घुस गए। उन्होंने अमर से कहा, चलो बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। अमर के मना करने पर वो लोग अमर के साथ ज़बरदस्ती और मारपीट करने लगे। अचानक लक्ष्य खेलता हुआ गेट खोलकर अपने डैडी के रूम में आ गया। लिविंग रूम का दृश्य देखकर नन्हा लक्ष्य बहुत विचलित हो गया, रोने लगा और चिल्लाने लगा कि मेरे डैडी को मत मारो मेरे डैडी को। उसके हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा बैट था जिससे वो बदमाशों को मारने लगा। अमर ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, बेटा बेटा तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ बेटा। पर लक्ष्य वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। उन बदमाशों में से एक ने लक्ष्य को उठाकर उसे दूर फेंक दिया। घायल लक्ष्य रोने लगा। साला इसका तो बेटा भी रोतड़ू है, जैसे दादा वैसे ये और वैसा ही इसका बेटा, सब साले फट्टू हैं। ये सब सुनकर अमर के रगों में खून खौल उठा। क्रोध से वो कांपने लगा। दूर कहीं उसे अपने पिताजी दिखाई दे रहे थे, जिन्हें इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया था कि उन्होंने अपनी जान ले ली। उसने लक्ष्य की आंखों में देखा। वो बिलखते हुए अपने पिता को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं अब भी ये यकीन था कि उसके पिता सब ठीक कर देंगे। अब बस। अमर की बुट्टियां पिच गईं। आवेश में आकर उसने अपनी पूरी शक्ति से उस बदमाश के मुंह पर घूसा रसीद दिया। घूसा इतना तेज लगा कि बदमाश के मुंह और नाक से खून की धारा फूट गई। वो बेहोश होकर गिर गया। अचानक ही अमर को अपने बचपन की कराटे ट्रेनिंग याद आ गई। हाथ के एक एक मूवमेंट अब उसके जहन में गुजरने लगे। दूसरे बदमाश ने अमर की ओर मुक्का बढ़ाया, पर अमर ने उसे डक करते हुए उसका हाथ आगे की तरफ धकेल दिया। वो बदमाश लड़खड़ाता हुआ टेबल के ऊपर जाके गिरा और अमर ने किसी हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह उन बदमाशों को घूरा। अमर में आए इस परिवर्तन को देखकर बदमाश हतप्रभ रह गए। अब अमर को पूरा जोश आ गया था। उसने लक्ष्य का बैट जो वहीं पड़ा था उठाया और बाकी बचे दोनों बदमाशों पर पूरी शक्ति से वार किया। फिर जैसे अमर पर पागलपन सवार हो गया, वो उन्हें तब तक मारता रहा जब तक वो दोनों बेहोश नहीं हो गए। अमर ने लक्ष्य को गोद में उठाया और देखने लगा कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। फिर उसने लक्ष्य को कसकर गले से लगा दिया। बहुत सालों बाद अमर को आज दोबारा अपनी शक्ति का एहसास हुआ था। अमर बाहर आया तो उसने देखा गेट पर भी 2 बदमाशों को सुरक्षा कर्मियों ने दबोच रखा था। अमर समझ गया कि लिविंग रूम में आने वाले तीनों बदमाश बाउंड्री कूद कर आए थे। उसने तुरंत ही अपने सिविल इंजीनियर को घर की बाउंड्री 2 फीट और ऊपर करने का आदेश दे दिया। अमर ने थाने में फ़ोन किया। फ़ोन इंस्पेक्टर यादव ने ही उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं अमर बोल रहा हूँ। उस बेनाम बदमाश ने मेरे घर हमला किया था। 5 बदमाशों को भेजा था जिन्हें सिक्योरिटी ने काबू में कर लिया है। आप लोग आकर उन्हें गिरफ्तार कर लें और अगर चाहें तो उनके सरगना का नाम और पता पूछ लीजिएगा। इंस्पेक्टर यादव अमर के कटाक्ष को समझ गया और बोला, ठीक है, अभी एक टीम रवाना करता हूँ तुम्हारे घर के लिए। थोड़ी देर बाद अभय प्रताप के भेजे हुए 3 कमांडो ने अमर को रिपोर्ट किया। अमर ने उन्हें सारी परिस्थिति समझाई और बताया, आप लोग कंप्यूटर मॉनिटरिंग करिए, 8-8 घंटे की शिफ्ट बना लीजिए और किसी भी विषम परिस्थिति में एक्शन लेने के लिए तैयार रहिए और साथ ही हमें भी सूचित कर दीजिएगा कि बाहर क्या हो रहा है। उधर लक्ष्य महक से डैडी की प्रशंसा में कहने लगा कि क्या मारा डैडी ने, अगर मम्मी आप होती तो आपको भी मज़ा आ जाता। उसी समय अमर का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उसी शैतान तेजा का था। अमर ने फ़ोन उठाया। उधर से तेजा की भारी भरकम आवाज़ आई, मौत से डर नहीं लगता था पर अब नहीं लगता तेजा। क्या घर पर भी तू ऐसी ही मोटी आवाज़ करके अपने बच्चों को डराता है? तेरे बच्चे मोंटी और पिंकू तुझ पर हंसते नहीं क्या? मकान नंबर 420 रामबाग कॉलोनी, यही पता है ना तेरा? तू क्या समझता है कि केवल तू ही ब्लैकमेल करना जानता है? अमर के बदले तेवर सुनकर तेजा स्तब्ध रह गया। बहुत होशियारी दिखा रहा है, पर तेरी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। इसका मतलब तुम रकम नहीं दोगे। पैसे से किसको प्यार नहीं होता, मैंने हिसाब लगाया है। तूने मेरे डैडी से पिछले 2-3 साल में 350 करोड़ रुपए वसूले हैं। अगले 5 दिन में वो रकम मुझे लौटा दे और इसके बाद
बिजनेस की बात करेंगे, समझ गया? समझ गया। शाम तक अपनी अर्थी और फूल का इंतज़ाम कर ले। अब तू देख तेजा भाई से ना करने का नतीजा। शाम तक तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट न सुला दिया तो तेजा मेरा नाम नहीं। तेजा, ऐसा कर तू अभी से अपना नाम बदल ले। मैं भी तुझे चैलेंज करता हूँ, शाम तक तू हम में से किसी को छू भी नहीं पाएगा। एक बात और बोलता हूँ मैं तुझे, तेरा मरना अब तय है। तू कहीं जाकर छुप जा, किसी को भी बुला ले, तू बचेगा नहीं। ये अमर का चैलेंज है। तू मेरे डैडी का हत्यारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। अमर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अभय प्रताप को अब तक घटी घटनाओं से परिचित कराया। अभय प्रताप ने कहा, ये हुई ना बात, बेकार 2 कौड़ी के इंसान से डर रहा था। अच्छा देख, घबराना नहीं, तेजा ज़रूर हमला करेगा। मैं भी आ रहा हूँ, बता टैंक लेकर आऊँ या मशीन गन? बस तू आजा मेरे यार, तू अकेला ही हजारों टैंकों के बराबर है। अब शाम के 4 बजे हुए थे। अभय प्रताप, महक, लक्ष्य और अमर, जो अभी अभी हाई कोर्ट से काम करके आया था, आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में एक नौकर ने आकर बताया, इंस्पेक्टर यादव आपसे मिलने आए हैं। अभय प्रताप ने कहा, इंस्पेक्टर ने तुम्हें कितनी देर वेट कराया था? आधे घंटे ना? अमर ने हाँ में सिर हिलाया। अभय ने चपरासी से कहा, ठीक है, उन्हें 5 बजे अंदर भेजना, आधे घंटे बाद। इंस्पेक्टर काफ़ी गुस्से में था, लेकिन वह 5 बजे ही कमरे में घुस पाया। गुस्से में आकर उसने कहा, कमाल है, आप लोग पुलिस वालों को भी इतना इंतजार करवाएंगे? ये वक्त सब मोह माया है इंस्पेक्टर साहब। मनुष्य नश्वर है, अकाट्य, वक्त से परे। और आपको तो मोबाइल गेम्स खेलने का शौक है, मुझे लगा आप वही खेल रहे होंगे। अमर ने इंस्पेक्टर की आंखों में झांकते हुए बोला। अब चुटकी लेने की बारी अमर की थी। यही डायलॉग इंस्पेक्टर ने अमर को बोला था जब अमर थाने गया था। अच्छा चलो, बेकार की बातें मत करो, मेरे पास आपका वारंट है। अब मैं आपको जेल में इंतज़ार करवाऊंगा। 3 लोगों ने बयान दिए हैं कि आपने उन्हें बैट से और लोहे के मुक्के से बहुत मारा है। एक के तो 4 दांत भी टूट गए हैं, नाक से बहुत खून बहा है, वो आईसीयू में भर्ती है। एक बार को महक और प्रताप चिंतित हो गए, लेकिन अमर ने हंसते हुए कहा, मुझे मालूम था कि आप ऐसी ही कोई हरकत करेंगे। मेरी एफआईआर तो लिखी नहीं, उल्टे आ गए बदमाशों की सिफारिश लेकर। 3 बदमाश कहने की जगह आप उन्हें 3 लोग बता रहे हैं। लेकिन सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपके साथ नहीं चलता। ये देखिए हाई कोर्ट के आदेश, मैं आपकी नीयत को भांप गया था और अदालत से एंटीसिपेटरी बेल ले आया हूँ। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, बदमाशों की सुरक्षा के लिए नहीं। अब आप जा सकते हैं और भविष्य में जनता के हित में काम करने का प्रयास कीजिएगा सर। इंस्पेक्टर के कमरे से बाहर निकलते ही गेट से फ़ोन आया कि कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया है। अमर ने बाहर निकलकर इंस्पेक्टर को रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने जानबूझकर नहीं सुना। अभय प्रताप तेज़ी से गेट की ओर भागा। बाहर निकलकर इंस्पेक्टर जीप में बैठने ही जा रहा था कि दोनों तरफ से बदमाशों की 2 काली गाड़ियां आ गई और AK-47 से अमर के घर और गेट पर बैठे सुरक्षाकर्मी पर गोली बरसाने लगे। इंस्पेक्टर यादव तेज़ी से अंदर की ओर भागे, लेकिन उनके पैर में गोली लग गई और वो वहीं गिर गए। प्रताप ने गोलियों की परवाह न करते हुए तेज़ी से इंस्पेक्टर को अंदर गार्ड रूम में खींच लिया। तीनों कमांडो ने चार्ज ले लिया और वो बदमाशों पर गोलियां बरसा रहे थे। थोड़ी देर में बहुत से बदमाशों को गोलियां लग गई और जैसे तैसे वो लोग वहाँ से भाग निकले। उनके 5 बदमाश जिन्हें गोलियां लगी थी वो वहीं पड़े रह गए। इंस्पेक्टर ने थाने से पुलिस बुलाई और अमर से माफ़ी मांगी। मैंने आप लोगों के साथ गलत किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अमर सर, अब मैं आपके साथ 24 घंटे हूं और तेजा के खिलाफ आपकी लड़ाई में आपका पूरा साथ दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं इसकी सूचना तेजा को कर देता हूं। ये कहकर अमर ने तेजा को फ़ोन लगाया। तेजा ने सोचा उसके आदमियों ने अमर को सबक सिखा दिया है और अब अमर ने रहम की भीख मांगने के लिए फ़ोन लगाया है। क्या अब आ गई अकल ठिकाने? लेकिन अब 5 करोड़ नहीं, अब पूरे 10 करोड़ देने होंगे। कोई मरा तो नहीं तेरे परिवार में? अरे इसका मतलब तुझे युद्ध भूमि में क्या हुआ इसका अंदाज़ा ही नहीं है। हाँ,
मरे तो हैं, पर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को तेरे आदमी छू भी नहीं पाए। तेरे भेजे हुए कुछ बदमाश जरूर मारे गए हैं। जा सिटी हॉस्पिटल जाकर कम से कम उन घायलों की देखभाल तो कर ले। और बता, डैडी से ठगे हुए पैसे तू कब वापस कर रहा है? क्या? फिर हकलाते हुए तेजा ने फ़ोन काट दिया। देखा इंस्पेक्टर साहब, कितना कमीना है ये तेजा। मैंने तेजा के साथ हुई सारी बात रिकॉर्ड कर ली है, एविडेंस में काम आएगी। सालों को छोड़ूंगा नहीं। क्या आपको तेजा का ठिकाना मालूम है? मैं दबिश देकर आज ही उसे गिरफ्तार करना चाहता हूँ। अमर साहब। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता। तेजा के आदमी मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर उसके ठिकाने तक ले गए थे। कोई बात नहीं अमर सर, मैं पूरे शहर में अपने स्टाफ के लोगों को लगाता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कौन से बिल में छुपा है कमीना। जरा भी कोई बात हो तो आप मुझे रात बिरात कभी भी चाहे फ़ोन कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, पर आता रहूँगा। कोई अपडेट हो तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अभय प्रताप ने कहा, तेजा से हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। तेजा घायल हो गया है। किसी भी दशा में आप में से कोई भी घर से बाहर ना निकले। तेजा कभी भी आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं जा रहा हूं, अब कल आऊंगा। उधर इंस्पेक्टर ने तेजा के कई ठिकानों पर छापे मारे, पर वो लोग तेजा को पकड़ने में नाकामयाब रहे। इस घटना को घटे कई महीने बीत गए थे। 5 लोग जो गोलाबारी में मारे गए थे, उनमें से एक तेजा का सगा भाई और बहनोई था। ये बात अभय प्रताप और अमर को चिंतित कर रही थी। उन्हें प्रतीत हो रहा था कि तेजा चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। वो अंडरग्राउंड अवश्य हो गया है, लेकिन प्रतीत हो रहा था कि वो अवश्य ही बदले की कार्यवाही करेगा। अमर लगातार पूरी सावधानी बरत रहा था। लक्ष्य को तो वो स्वयं सुरक्षा गार्ड को लेकर अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में स्कूल छोड़कर आता था और वापस लाता था। वो खुद भी अपने ऑफिस सुरक्षा कर्मियों के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता था। अभय प्रताप ने अपने अनुभव से बताया, अमर, ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है। मुझे नहीं लगता कि तेजा इस प्रकार चुप बैठ जाएगा। मेरी बदली पठानकोट हो गई है, जहाँ मुझे 5 तारीख तक ज्वाइन करना है। लेकिन तुम लोग घबराना नहीं। घर से बाहर निकलो तो पूरी सावधानी से निकलना। कोई भी बात हो तो मुझे और इंस्पेक्टर यादव को सूचित अवश्य करना। मैं कुछ भी करके कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इसके कुछ दिन बाद अमर जैसे ही ऑफिस से अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर निकला तो वो इस बात से अनभिज्ञ था कि कोई उसके दिल का निशाना लगाए उसका इंतज़ार कर रहा है। अचानक एक गोली उसके बाएं कंधे में दिल के बहुत पास आकर लगी। अमर एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई जिस तरफ से अमर को गोली आकर लगी थी। विशाल बरगद के वृक्ष से एक बदमाश चीखता हुआ नीचे आ गिरा और कुछ ही क्षण में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इंडस्ट्री से जनरल मैनेजर शर्मा और अन्य बहुत से कर्मचारी बाहर आ गए और उन्होंने अमर को घेर लिया और तेजा को अपशब्द कहने लगे, क्योंकि तेजा के अतिरिक्त अमर का अन्य कोई दुश्मन था ही नहीं। शर्मा ने तुरंत एम्बुलेंस मंगाई और महक को घटना के विषय में सूचित किया और उन्हें कहा पूरी सिक्योरिटी के साथ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल आ जाएं। कुछ दिनों बाद जब अभय प्रताप को इस घटना का पता चला तो वो तुरंत अमर का हाल चाल लेने हॉस्पिटल पहुंचे। अमर अब खतरे से बाहर था। डॉक्टरों ने उसे 1 हफ्ता रेस्ट करने की सलाह दी थी। अभय प्रताप को देखकर अमर ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन अभय प्रताप ने उसे ऐसा करने से रोका। तुम लेट कर ही मुझसे बात कर सकते हो, बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे शरीर से बहे खून की एक बूंद का हिसाब उस कमीने तेजा से लूँगा। मेरा मकसद सिर्फ देश के बाहर के दुश्मनों का सफाया करना ही नहीं, बल्कि देश के अंदर पैदा हुए नासूर को मिटा देना है। तेजा ने अपनी मौत को ललकारा है। मैं आ रहा हूँ तेजा, तेरा सर्वनाश करने। इससे पहले कि अमर उसे रोक पाता, अभय प्रताप चला गया। इसके बाद अभय प्रताप अमर की कंपनी पहुँच गया। उसने सभी कर्मचारियों को शर्मा जी से कहकर लॉन में एकत्रित किया। स्कूल के दिनों से सभी वाद विवाद प्रतियोगिता में अभय प्रताप भाग लेता था और अपनी ओजस्वी स्पीच से सभी सुनने वालों को जोश में भर देता था। अभय प्रताप ने सबको संबोधित करते हुए कहा, अमर जब गोली लगने से कंपनी के गेट पर पड़ा था तब आप सब लोगों ने उसे घेर लिया होगा। तेजा को चंद गालियाँ दी होंगी, कुछ अपशब्द कहे होंगे, उसको एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया होगा। उसके बाद आप लोग अपनी ड्यूटी पूरी समझकर कंपनी के अंदर अपने एसी रूम में जाकर अपने अपने काम में लग गए होंगे। आप में से किसी ने ये सोचा कि अमर शेरगिल कौन है? मैं आपको बताता हूँ। शेरगिल परिवार ने अपने अथक परिश्रम से इस इंडस्ट्री का निर्माण किया, जो 25-26 हज़ार परिवार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहारा दे रहा है, रोजी रोटी दे रहा है। इस कंपनी में अन्य कंपनियों की अपेक्षा सबसे अधिक वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।
शेरगिल परिवार अपने से अधिक आप लोगों के विषय में सोचता है, आप लोगों को परिवार का सदस्य मानता है, किसी भी कर्मचारी के सुख दुख में शामिल होता है। जितना पैसा ये बदमाश लोग मांग रहे हैं उतना देने में ये फैक्ट्री चल नहीं पाती, बीमार हो जाती। इसी के कारण अमर के पापा प्रताप शेरगिल ने बदमाशों की बात नहीं मानी और अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन इस कंपनी पर आँच नहीं आने दी। इस ख्याल से कि आप लोगों की रोजी रोटी चलती रहे, अमर ने भी तेजा के सामने समर्पण नहीं किया, उससे टक्कर ली और तेजा से हर लड़ाई में विजय हासिल की। जब तेजा अमर का मुकाबला नहीं कर पाया तब उसने छुपकर कायरों की तरह उस पर वार किया और इस हमले में आज अमर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। ये सब किसके लिए? आप लोगों के लिए। दूसरी तरफ तेजा है। कौन है वो? क्या औकात है उसकी? क्या उससे आप सभी डरते हैं? अरे अगर आप लोगों ने उसको एक एक थप्पड़ भी मारा ना तो वो वहीं मर जाएगा। तेजा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मामूली सा बदमाश है जो लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे हटता है। एक बार हिम्मत करके आप लोग उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और फिर देखिए कैसे वो एक डरपोक चूहे की तरह बिल में घुस जाएगा। सुना है इस इलेक्शन में तेजा MP का पर्चा भरने वाला है और अगर एक बार वो इस मुहिम में कामयाब हो गया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। हमें उसके मंसूबों पर पानी फेर देना चाहिए। एक बार उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखे। मुझे अपने सूत्रों से उस जगह का पता चल गया है जहाँ तेजा अपने परिवार के साथ छुपा हुआ है। मैं तो जा रहा हूँ अमर की इस लड़ाई में उसका साथ देने। आप लोगों में से जो अमर को सही समझते हैं वो मेरे साथ आएँ। हमारे साथ पुलिस और मिलिट्री भी होगी। इतना आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आप में से किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। ये कहकर अभय प्रताप तेजा के घर की ओर चल दिया। उसने देखा अधिकांश लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। तेजा के जुल्मों से और न जाने कितने लोग त्रस्त थे। देखते ही देखते तेजा के मकान के सामने हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, तेजा साले बाहर निकल, आज तेरे जुल्मों का हिसाब किया जाएगा, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी ही देर में तेजा के घर पर पथराव किया जाने लगा। तेजा ने अपने आदमियों से कहा, गोली क्यों नहीं चलाते तुम लोग? बंदूकें तुम्हें सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं दी है। उनमें से एक बदमाश ने कहा, इतना आसान नहीं है गोली चलाना, लोग बहुत गुस्से में हैं। भीड़ अगर एक बार बेकाबू हो गई तो वो लोग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों को भी मार सकते हैं। खैरियत इसी में है तेजा कि तुम पीछे के रास्ते से भाग निकलो और पुलिस से सहायता मांगो। जहाँ तक गोलियों का सवाल है तो उधर देखो, उनके साथ कुछ मिलिट्री के कमांडो हैं जिनके पास स्वचालित राइफल्स हैं, वो लोग सबको भून कर रख देंगे। तभी एक बड़ा सा पत्थर तेजा की नाक पर आकर लगा और उसके नाक से खून का फव्वारा छूट गया। तेजा कांपने लगा और अपनी फैमिली को बेसहारा छोड़कर पीछे के रास्ते से भाग निकला और सीधा इंस्पेक्टर यादव के पास थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर यादव ने उसे टका साथ जवाब दे दिया और कहा, तेजा, अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो है अमर शेरगिल। जाके उसके पैरों में पड़ जाओ, जब तक वो तुम्हें माफ़ न करे उसके पैर मत छोड़ना। तेजा अस्पताल में जाकर अमर के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मुझे और मेरी फैमिली को बचा लीजिए। मेरे घर हजारों लोग इकट्ठा है, मरने मरने पर उतारू है। मेरे घर का कोई शीशा नहीं बचा है जो उन लोगों ने तोड़ ना दिया हो। मेरी नाक से अभी भी खून बह रहा है। साहब, हम पर रहम खाइए। ये कौन मुझसे रहम की भीख मांग रहा है? जुल्म की दुनिया का बेताज बादशाह तेजा भाई, तुम्हारे प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग के चलते मेरे डैडी प्रताप शेरगिल ने आत्महत्या कर ली। तुम्हें याद है ना? मुझे भी तुमने ब्लैकमेल किया और मेरी जान लेनी चाहिए। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे आदमियों ने मुझे गोली मारकर जख्मी कर दिया था। अब किस मुँह से मेरे से मदद मांगने आए हो? भूल जाइए अमर सर, मैं आपसे अपने सभी गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। आपको भगवान का वास्ता, मेरे बीवी बच्चों का वास्ता। तेजा अमर के पैरों को छोड़ नहीं रहा था। अमर ने पास बैठी अपनी पत्नी महक की ओर देखा। गलत और गंदे काम करना इसका स्वभाव है, लेकिन अब इतने छोटे कैसे बन सकते हैं? एक बार अपनी महानता दिखाकर इसे माफ कर दो। उन लोगों ने आकर देखा, तेजा के घर का नामो निशान मिट गया था। कहीं कहीं आग की लपटें दिखाई दे रही थी। तेजा जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, मेरे बीवी, मेरा बच्चा, क्या सब मेरे गुनाहों में जलकर खाक हो गए? अभय प्रताप ने कहा, नहीं तेजा, सब लोग तेरे जैसे पापी नहीं होते। हमारे दिल में सहानुभूति और जज्बात हैं। वो देख, तेरे बीवी और बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को एक खरोंच भी नहीं आई।
उसी समय तेजा भीड़ के हत्थे चढ़ गया और भीड़ ने उसे बुरी तरह मारना, पीटना और पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। तेजा से प्रताड़ित कुछ लोग उसके मुंह पर थूकने लगे। बड़ी कठिनाई से अमर, अभय प्रताप और पुलिस ने तेजा की जान बचाई। पुलिस उसे पकड़कर उसके गुनाहों की सजा देने उसे अपने साथ ले गई। अमर ने अभय प्रताप से कहा, यार, तूने मुझे सिखाया है कि दोस्ती क्या होती है, दोस्ती के मायने क्या होते हैं और दोस्ती निभाई कैसे जाती है। अगर तू मेरा साथ ना देता तो मैं और मेरा परिवार यहाँ सुरक्षित ना होते हैं। अब बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अभय प्रताप मजाक करते हुए बोला। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।